जैसे आपको कॉल आया कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, ये आपका बैंक अकाउंट नंबर है ना, ये आपका डिटेल्स हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा। और आपके अकाउंट में अभी कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है जिसका मैं आपको डिविडेंड देना, या जो भी कोई कहानी घड़ के, या इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ या ट्राई से बोल रहा हूँ, वो हमेशा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा पहले, और वो बिल्कुल सही होगी। लिंक क्लिक किया होगा, गलती से कर दी, ओ ये तो आपकी गलती है, तो बैंक तो कुछ देगा नहीं। अच्छा। 99% केसेस में बैंक कुछ देता नहीं है। पर हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि ये इसके पहले एक और क्राइम हो चुका है। जो आरबीआई की गाइडलाइन है वो क्लियरली कहती है कि जिसकी गलती उसकी लायबिलिटी। अभी हमें क्या दिख रहा है कि गलती विक्टिम की है, 99% टाइम वही गलत कर रहा है, पर वो गलत अकेला नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ा गेम है जो बार बार हम इग्नोर कर रहे हैं, छुपा रहे हैं जी। अब मेरे पास कोई केस आता है, मैं सीधे पुलिस में कंप्लेन करके बोलता हूँ कि ठीक है विक्टिम की गलती थी। अब आप जरा उस कंपनी से पूछिए, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंक हो, जो भी हो, कि विक्टिम ने ओटीपी तो बताया था, पासवर्ड तो नहीं बताया था। अब पीछे से एक बच्चे की रोने की आवाज आएगी, वो बिल्कुल कूल, ओ मैम माय किड वाज नॉट वेल, शी वाज क्राइंग एंड आई गॉट डिस्टर्ब्ड अगेन क्रिएटेड रॉन्ग लिंक, हाउ कैन आई डू दिस मिस्टेक अगेन एंड अगेन, आई एम सो सॉरी मैम। फिर अपोलोजेटिक, एक काम करता हूँ मैं आपको ना फुल पेमेंट कर देता हूँ, 30,000 जो मैंने आपसे ले लिया, 20,000 जो मुझे आपको देना था, 50,000 का लिंक भेज रहा हूँ मैं आपको, 50,000 अकाउंट में आ जाएगा, 50,000 पे क्लिक कर दीजिए, 50,000 आ जाएगा। 50,000 पे क्लिक किया तो 50,000 चला गया। आप अपने बच्चे को अभी रोड पर किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करने देंगे जी। पर गेम में वो पता नहीं कितने लोगों से बात कर रहा है और उन पर भरोसा भी कर रहा है, उसको लिंक भेजते हैं, वो क्लिक भी कर देता है जी। कुछ इंस्टॉल भी कर देता है, उनकी रिकमेंडेशन भी सुन लेता है जी। हाउ कैन यू डू दिस जी। तो इतने ब्रिलियंट माइंड से जब लड़ने की बात आती है तो आपको बहुत ही मामूली बातें समझना चाहिए। आप उनकी तरह बराबरी तो मुझे नहीं लगता है कि आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें मैं डिफर करूंगा जी। वो मामूली चीजें यूज कर रहे हैं, अच्छा, वो टेक्निकली बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें यूज नहीं कर रहे हैं जी। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। साइबर क्राइम से जुड़े हुए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आप अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं, किसी रिश्तेदार के साथ होते हुए फ्रॉड देख सकते हैं, और खबरों में तो हम हर दिन पढ़ रहे हैं, लोग इससे सुसाइड कर रहे हैं, तमाम तरह की परेशानियां उन्हें हो रही हैं, पैसे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि TV9 की ऑडियंस के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। आपकी तमाम इन मुश्किलों का निजात पाने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे जी। तो इनसे जानेंगे कि किस तरीके से आप इन तमाम फ्रॉड से बच सकते हैं। अमित जी, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो मैं शुरू करना चाहूँगी कि ये जो साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, साइबर अरेस्ट, कुछ लोगों ने तो ये सिर्फ शब्द सुने हैं, आप एक बार दर्शकों को ये बताएं कि आखिर ये है क्या। देखिए, सबसे पहले तो आज की डेट में कोई भी रियल वर्ल्ड क्राइम होता है जी, वो साइबर स्पेस से ही सॉल्व होता है जी। हम कहीं पे कुछ भी कर रहे हैं, हमारा कुछ ना कुछ डिजिटल फुटप्रिंट छूटता जाता है जी। तो चाहे वो मर्डर हो, चाहे वो किडनैपिंग हो, फाइनेंशियल फ्रॉड हो, पॉलिटिकल राइवलरीज हो, इनसाइडर थ्रेट्स हो, पर्सनल एनिमोसिटीज हो, जैसे भी केस मेरे पास आते हैं वो सॉल्व साइबर स्पेस से होते हैं जी। तो आप साइबर क्राइम को एक अलग हिस्सा नहीं बना सकते, ये हमारे डे टू डे लाइफ का है, क्योंकि आज हम 70 से 80% काम अपने ऑनलाइन कर रहे हैं जी। इनडायरेक्टली डायरेक्टली आप देखोगे तो हो गया जी। और वहीं कहीं किसी पर ट्रस्ट करके कोई चीज़ इग्नोर करके हम फंस जाते हैं और हमारे संग क्राइम होता है जी। तो ये इतना आसान हो गया। और दूसरी चीज़, क्रिमिनल्स आर इनोवेटर्स, वो हमसे हमेशा आगे होते हैं क्योंकि वो नई नई चीज़ें ईजाद करते रहते हैं। तो जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मेरे पास ऐसे 12 तरीके हैं जिससे मैं किसी का OTP उड़ा सकता हूँ बिना आपका फ़ोन टच किए। अच्छा। और ये सारे तरीके मुझे क्रिमिनल्स ने ही सिखाए, क्योंकि जब मैंने केसेस इन्वेस्टिगेट किए तो पता पड़ा कि कैसे वो करते हैं। अब 2 हफ्ते बाद हम बैठे होंगे तो हम शायद 14 तरीके या 15 तरीके डिस्कस कर रहे होंगे। इतना तेज़ी से चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं। जब मैं पिछले महीने में जो बोल रहा था और आज जो बोल रहा हूँ बिल्कुल अलग हो जाता है, बिकॉज हर हफ्ते मेरे पास अलग तरीके का केस आ रहा है। तो इसलिए हर व्यक्ति को, दूसरी चीज़ की, हर व्यक्ति यदि ये सोचता है कि मुझे पता है और मैंने तो ये पॉडकास्ट देख लिया या मैंने एक शो देख लिया तो चलो मैं अवेयर हूँ, तो मैं सिक्योर हूँ, ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी आइसोलेशन में अचीव हो ही नहीं सकती। जब तक कि आपके घर में हर व्यक्ति अवेयर नहीं है, आप उतने ही इनसिक्योर हैं। बिल्कुल सही बात है। आपके पेरेंट्स के थ्रू आप तक पहुँचेगा, आपके बच्चों के थ्रू पहुँचेंगे, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, जो भी अनअवेयर होगा वो उसके थ्रू आपकी ज़िंदगी में कलह क्रिएट कर देगा। इसलिए ये चीज़ एक कॉमन मूवमेंट की तरह रहनी पड़ेगी। जब तक हम हर किसी को नहीं बताएंगे ना जी, तब तक ये मुसीबत उतनी ही बड़ी रहेगी और ये फैलती रहेगी जी। तो अमित जी, चलिए बेसिक से मैं चाहती हूँ कि हम शुरू करें कि क्या क्या स्टेप्स हैं जो अब तक आप ऑब्वियसली वो हो जाएं और डेवलप हो गई, अपग्रेड हो गई तो और चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन अभी तक जो तमाम बेसिक चीज़ें हैं जिससे
आप हैक हो सकता है आपका अकाउंट, वो चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। देखिए पहले हम कुछ तरीके बता देंगे जो साइकोलॉजिकल तरीके इस्तेमाल करता है क्रिमिनल्स आर वेल ट्रेंड जी। हम सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर जो डिफ़ॉल्ट ट्रस्ट कर लेते हैं उसका फ़ायदा उठाता है। ये एक कॉल पर जी, कोई भी साइबर क्राइम जो आज की डेट में होता है, भले ही वो कॉल से स्टार्ट हो या मैसेज से स्टार्ट हो, वो उसका पहला अटेम्प्ट नहीं होता। इससे पहले क्रिमिनल आपको 3-4 बार अटेम्प्ट कर चुका होता है। अच्छा। क्यों? जैसे आपको कॉल आया कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, ये आपका बैंक अकाउंट नंबर है ना, ये आपका डिटेल्स हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा और आपके अकाउंट में अभी कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है जिसका मैं आपको डिविडेंड देना, या जो भी कोई कहानी घड़ के, या इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहा हूँ या ट्राई से बोल रहा हूँ, वो हमेशा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा पहले और वो बिल्कुल सही होगी, तब आप उस पर भरोसा कर लोगे जी। उसके बाद वो कहेगा ठीक है आप ऐसा कीजिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दीजिए, उसमें हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं, या आप एक कोड आएगा वो बता दीजिए, आप कोई लिंक क्लिक कर दीजिए, आप चूंकि उस पर भरोसा कर चुके हो इसलिए वो दूसरा स्टेप आप उठाते हो जी। उसके बाद जब आप बैंक के पास जाते हो, मेरा पैसा निकल गया, नुकसान हो गया, और आपने OTP दे दिया होगा, हाँ मेरी गलती से दी, आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की होगी, हाँ गलती से कर दी, लिंक क्लिक किया होगा, गलती से कर दी, ओ ये तो आपकी गलती है, तो बैंक तो कुछ देगा नहीं। अच्छा। 99% केसेस में बैंक कुछ देता नहीं है। पर हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि ये इसके पहले एक और क्राइम हो चुका है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता जी। जरा गौर से सोचिए, और यदि हम ये समझ गए तो पैसे आपके वापस आ जाएंगे, क्योंकि जो RBI की गाइडलाइन है वो क्लियरली कहती है कि जिसकी गलती उसकी लायबिलिटी। अभी हमें क्या दिख रहा है कि गलती विक्टिम की है, 99% टाइम वही गलत कर रहा है, पर वो गलत अकेला नहीं कर रहा है जी। उसके पहले एक और व्यक्ति है जो गलती कर चुका है, वो कौन है? तो आप जरा फिर से इस केस को रिपीट कीजिए। सामने वाले ने आपसे कहा कि आपका इंश्योरेंस नंबर है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका ये प्रीमियम है, आपका ये पुराना लास्ट इतना दिया था आपने, अमाउंट था, ये सारी इन्फॉर्मेशन या तो विक्टिम के पास थी या किसके पास थी जी? इंश्योरेंस कंपनी के पास थी। विक्टिम ने तो दी नहीं, तो किसने दी? तो यदि वहां से डेटा ब्रीच हुआ है तो फिर गलती तो उनकी भी है ना। बिल्कुल सही बात है। आप सिर्फ विक्टिम को कैसे दोषी ठहरा देते हैं कि नहीं साहब आपने तो, मुझे कुछ बताया गया था इसलिए मैंने उस पर भरोसा किया, बट जो बताया गया था वो चीज किसी और के पास हो ही नहीं सकती थी। तो क्या लगता है आपको कि क्या होता होगा? ये सबसे बड़ा गेम है जो बार बार हम इग्नोर कर रहे हैं, छुपा रहे हैं जी। अब मेरे पास कोई केस आता है, मैं सीधे पुलिस में कंप्लेंट करके बोलता हूँ कि ठीक है विक्टिम की गलती थी, अब आप जरा उस कंपनी से पूछिए, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंक हो, जो भी हो, कि विक्टिम ने OTP तो बताया था, पासवर्ड तो नहीं बताया था, और बिना पासवर्ड और OTP दोनों यूज किए पैसा नहीं निकल सकता जी। जब विक्टिम ने पासवर्ड नहीं बताया और पासवर्ड सिर्फ विक्टिम के पास था या बैंक के पास था, तो जरा बैंक बताए पासवर्ड क्रिमिनल तक कैसे पहुंचा? बैंक अगले दिन पैसा लौटाता है, क्योंकि बैंक इस डिस्कशन में कभी जाएगा ही नहीं। जो सबसे बड़ी चीज़ है जो हम इग्नोर करते हैं, बैंक्स भी हैक होते हैं और बैंक्स का डेटा भी बाहर पड़ा हुआ है जी। तो जब हम कहते हैं कि पासवर्ड बदल लीजिए जी, बदल लीजिए, इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम हैक हो चुके हैं, आप बदल लो प्लीज़, आप ये एक्शन ले लो। पर मैं ये बोल नहीं सकता, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्लीज़ हाइजीन प्रैक्टिस 3 बार जारी रखिए जी। Why you are forcing me to change my password because you yourself are not confident? आपका डेटाबेस से निकल सकता है जी। तो ये जो यदि हम छोटी सी बात समझ लें तो हम लीगली भी अपना पैसा वापस ला सकते हैं बैंक से। लेकिन मैंने तमाम जितने भी लोगों से बात की वो कहते हैं कि जैसे आपने बताया कि उन्हें एक तो अवेयरनेस नहीं है कि RBI की गाइडलाइंस ये कहती है, और आपने जो एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिया, ये तो मुझे लगता है 90% लोगों को नहीं पता होगा इस बारे में। कोई भी क्राइम पहला स्टेप होता ही नहीं, आप उठा के देख लीजिए, आज जितनी FIR है, कभी ऐसा हुआ हो किसी क्रिमिनल ने आपसे पासवर्ड मांग लिया हो? कभी नहीं मांगेगा। OTP मांगेगा, और आप हम बोलते हैं OTP मत दीजिए, OTP मत दीजिए। ठीक है मैंने OTP दे भी दिया, पासवर्ड किसने दिया इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। 2 फैक्टर था ना, पहला फैक्टर किसने लीक कर दिया? तो आई थिंक समझदारों को वाली चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस पर डिस्कशन हो, अकाउंटेबिलिटी सामने वाले की भी तय की जाए। हम बड़े आराम से विक्टिम को दोषी बनाकर मामले से छुड़ा लेते हैं, वो गलत है। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि आज हम जब स्टूडियो में डिस्कस कर रहे थे आपके साथ कि विनी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, और साइबर सेल को लेकर जो एक वो अपनी दिक्कत बता रही थी कि साइबर सेल मदद नहीं कर रहा है, तो मैं आपसे क्लियरली जानना चाहूँगी, आप ऑनेस्टली जवाब दें तो मुझे ज़्यादा बेहतर लगेगा कि क्या साइबर सेल मदद कर सकता था, नहीं किया, या साइबर सेल उसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी आपका डेटा जा चुका है, जिन्हें पैसे जिनके जाने थे वो पैसे चले गए? तो क्या तरीका है, क्योंकि जब साइबर सेल जैसी एक यूनिट बनी है तो ये तमाम कामों के लिए ही बनाई गई है, तो किस तरीके से आप साइबर सेल से मदद ले सकते हैं? देखिए जब केस मेरे पास आता है, साइबर सेल क्या कर सकता है और अल्टीमेटली होगा क्या, मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ जी।
जब मैं देखता हूँ कि आपको जिस नंबर से कॉल आया था उसका KYC मंगाई है, किसका नंबर है जी, तो वो किसी उड़ीसा के किसान का नंबर होगा जी, जिसको पता नहीं होगा कि उसके नाम पे सिम कार्ड इशू है, ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट का KYC मंगाइए। सामने वाले कहता है जब मैंने बैंक में ही पैसे ट्रांसफर किए हैं तो अब वापस क्यों नहीं आ सकता। बहस करता मेरे से, मैंने इसलिए नहीं आ सकता कि बैंक का मैं KYC मंगाऊंगा, वो उड़ीसा उसके वेस्ट बंगाल के किसी सब्जी वाले के नाम का होगा, उसको पता नहीं उसके नाम पे बैंक अकाउंट चल रहा है। अब ना बैंक अकाउंट क्रिमिनल का है ना सिम कार्ड क्रिमिनल का है, बचा क्या मोबाइल फोन, वो भी चोरी का होगा। अब क्या बचा लोकेशन, वो भी वो घर बैठ के नहीं कर रहा होगा, वो खेतों में जाएगा 150-200 किलोमीटर करेगा और बाद वहां से कॉल कर रहा है। तो ना लोकेशन उसकी है, ना फोन नंबर, ना बैंक अकाउंट, और पैसा भी उस बैंक अकाउंट में 2 घंटे तक रहेगा नहीं। जब तक आप पहुंचे हो पैसा वहां से विड्रॉ हो चुका है, या तो कैश विड्रॉल हो चुका है या किसी दूसरे अकाउंट में जाकर अमेजॉन गिफ्ट कार्ड, एप्पल कार्ड, गेमिंग करेंसी, क्रिप्टो करेंसी लेकर पैसा बाहर जा चुका है। 3 से 4 घंटे के अंदर पैसा देश के बाहर चला जाता। अच्छा, और अधिकतर केसेस में में जाता। अच्छा, 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा गया है जी, ये लोगों को अंदाज ही नहीं। 22,000 करोड़ का तो ऑफिशियल डेटा है। ऐसे पैसा मैं पढ़ रही थी आज एक रिपोर्ट, तो उसमें यही आंकड़ा दिया हुआ था। आप सोच रहे हो कि हर 5,000-10,000 वाले केसेस की तो रिकॉर्ड FIR भी नहीं होती। बिल्कुल सही बात। पॉइंट ये है कि इतना बड़ा अमाउंट है, इतना ऑर्गेनाइज रैकेट है कि साइबर सेल की जो ताकतें हैं, जो पावर्स हैं, वो उसके मुकाबले नगण्य है। वो उसके बियॉन्ड क्या करें। KYC ले आएगा, सब मंगा के कहेगा अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा, पैसा तो आपका दुबई चला गया, अब मैं दुबई से पकड़ के तो ला नहीं सकता व्यक्ति, या एनोनिमस हो गया, क्रिप्टो में कन्वर्ट हो गया तो एनोनिमस हो गया, अब मुझे पता ही नहीं कि व्यक्ति कौन है। तो इसलिए प्रोएक्टिव मेजर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइबर सेल चाहे भी तब भी एक लेवल के बियॉन्ड। अब हम पकड़ते कैसे हैं, फिर आप कहोगे फिर तो कोई पकड़े नहीं जा सकता। पकड़ते हैं, बिल्कुल पकड़ते हैं, और बहुतों के पैसे वापस कराए। करीब मैंने पिछले 5-6 साल में करीब 700-800 करोड़ रुपए वापस कराए जी। लेकिन वो फिर पेशेंस का गेम है। हम देखते हैं डेटा पहले कि ये नॉर्मली कहाँ से क्राइम हो रहा है, पैटर्न क्या है उनका, ये सिम कार्ड स्विच होकर कहाँ कहाँ जाता है, फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस इन्वॉल्व करते हैं, वहाँ अपने आदमी भेज जाते हैं, फिर उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, फिर उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई होती है, ह्यूमन इंटेल प्लस साइबर, फिर जाके वहाँ पर रेड डाली जाती है, फिर उठा लिया जाता है। जब उठाते हैं उनको, यदि उनके पास वो कोई फ़ोन मिल गया या सिम मिल गया तो ठीक है। यदि नए सिम है, नए फ़ोन है, तो इस FIR को उस क्रिमिनल पे मैप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके नाम पे तो कुछ था ही नहीं। जी, बिल्कुल सही बात। तो फिर और एफर्ट लगता है कि अब उसकी फोरेंसिक्स ऐसी की जाए कि कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं केस को स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ, वरना ये बेल लेके बाहर आ जाएगा। कोई सबूत ही नहीं। सारे चैलेंजेस जो हैं लोगों को पता नहीं कि साइबर सेल इसलिए थोड़ा सा हताश हो जाता है कि यार पूरी एफर्ट लगाऊंगा, पकड़ के बंदा कोर्ट में भी ले जाऊंगा, जज साहब उसको बिल दे देंगे जी। अब मेरे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, वो बंदा हंसेगा बाहर जाते हुए, देखो पकड़ लिया। ऐसा हुआ है, हमने लाइव रेट दिखाई है, क्रिमिनल पकड़े और क्रिमिनल इंटरव्यू के टाइम पे हंस रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। ओह गॉड। तो हम बिकॉज हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वो क्रिमिनल के फेवर में चलेगा जी। चलिए एक बेसिक कैलकुलेशन करते हैं कि भारत में एक दिन में तकरीबन कितने साइबर फ्रॉड्स होते होंगे और साइबर सेल कितने लोगों की मदद कर पाता होगा। मैं पिछले 5 साल का पैटर्न दिखाता हूँ आपको जी। कोविड के बाद से एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है जी। हमारे पास पर डे कोविड के पहले 500-700 केसेस आते थे ऑफिशियल रजिस्टर्ड जो NCRB की वेबसाइट है उसमें, जो गृह मंत्रालय की वेबसाइट है cybercrime.gov.in है जी। फिर वो बड़ा 1000-1500 हुआ, फिर वो 2000, फिर वो 5000, फिर वो 15,000, आज की डेट में 30 से 40,000 पर डे जी। तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल राइज हुआ है। 40,000 केसेस ऑफिशियली लोग रजिस्टर कर रहे हैं, जो विक्टिम बने हैं वही करेगा, जो सिर्फ सस्पेक्ट है उसके लिए केस में तो करेगा नहीं जिसके संग हो गया, नुकसान हो गया, तब जाके वो परेशान होता है और कंप्लेन करता है। प्रोसिक्यूशन 0.0001% भी नहीं होगा। पहली चीज मैं वैसी नंबर देता हूँ क्योंकि सबको कल्मिनेट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो वो तो गैप है ही, इसलिए 99% लोगों का पैसा वापस नहीं आता। 1% का इसलिए आता है, जो एक हेल्पलाइन है 1930, उस पर आप कॉल कीजिए और उन्होंने यदि पैसा ब्लॉक कर दिया, यदि आपने विदिन हाफ एन आवर, 1 घंटे 2 घंटे उसको बता दिया और पैसा वहाँ ब्लॉक हो गया तो पैसा आ जाएगा। अच्छा, फिर पैसा कहीं नहीं जाएगा क्योंकि अब वो पैसा विड्रॉ कर ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं लैंड मार्किंग करा देना। जिस अकाउंट में पैसा आपने भेजा था वहाँ लैंड मार्किंग करा दी। अब वो विक्टिम जो क्रिमिनल है कभी उस मतलब इन पर्सन उस अकाउंट में कभी नहीं जाएगा विड्रॉ उसके नाम पर तो है ही, फंस जाएगा। वो ऑनलाइन से यूज कर रहा है, वो ब्लॉक कर दिया, तो इवेंचुअली पैसा आपका वापस आएगा। अच्छा, तो ये मुझे लगता है बहुत लोगों को इस बारे में। तो आप 1930 पर इमीडिएट यदि कॉल करेंगे, जो गृह मंत्रालय का पोर्टल है, हेल्पलाइन है, और उसके बाद एक www.cybercrime.gov.in पर भी कंप्लेन कर दें जी, तो
चांसेस हैं कि आपके पैसे यदि ब्लॉक हो गए हैं तो वापस आएंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय के इस हेल्पलाइन को एक पावर है कि 48 घंटे के लिए किसी भी अकाउंट को फ्रीज कर सकता है जी। और ये सब पैसों का ही खेल है। अब अमित जी, हम डिजिटल एज में रहते हैं तो हम इन तमाम चीज़ों से भाग नहीं सकते, हमें समझना होगा, इसका समाधान निकालना होगा और अपग्रेड होना पड़ेगा, जैसे आप कह रहे हैं मुझे। लेकिन जो बेसिक चीज़ें, जैसे कि आप एक परिवार के साथ रहते हैं, आपके माँ बाप हैं, आप हैं, आपके बच्चे होंगे, तो 3 जनरेशन एक साथ रहती है। तो जो छोटी जनरेशन है वो गेम खेलती है, वीडियो गेम्स खेलती है, उसको भी अवेयरनेस है। हमारी आज की जनरेशन बहुत एक्टिव है और सब समझती है। मेरी जनरेशन की अगर बात करें तो मैं समझती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को बहुत बार बोलती हूँ कि आपके पास अगर कोई OTP मांगे, आप OTP ना दीजिए, आप लिंक पे क्लिक मत करो। अगर आपको मैं खुद पैसे मांगूं तो भी मत दो। हाँ, कि ऐसे कई केसेस हुए कि AI ने अब मेरी आवाज़ में मेरे मतलब है ना फ़ोन लगा दिया हो या जो भी कुछ है। लेकिन मेरे पेरेंट्स को मैं कुछ चीज़ें समझा सकती हूँ, मैं खुद को कुछ चीज़ें समझा सकती हूँ, और जो एकदम छोटी बच्चे हैं, जो जेनज़ीज़ हैं या अल्फ़ा हैं, उनको मैं कुछ चीज़ें समझा सकती हूँ। लेकिन पूरी चीज़ें तीनों जनरेशन नहीं समझ सकती। शायद जो दादा दादी वाली जनरेशन है वो तो कुछ यूज़ नहीं करती, ना वो पेटीएम चला रही है, ना वो कहीं स्कैन कर रही है। कुछ लोगों के पास तो स्मार्टफोन्स भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कहीं किसी और तरीके से हैक हो सकता है। तो एक ही घर में ये तमाम जनरेशन को इस साइबर फ्रॉड से बचाने की जो नॉमिनल बातें हैं वो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप नॉमिनल बातों से पहले मैं एक छोटा सा केस बताना चाहूँगा जी। एक बहुत ही प्रोमिनेंट चीफ मिनिस्टर की बेटी के संग फ्रॉड हुआ जी, और वो IITian थी, तो इसलिए मैं भी IITian हूँ। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को लगता है कि जो बहुत एजुकेटेड है उनके संग नहीं होता है, और जो अनअवेयर हैं, अनएजुकेटेड, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास बड़े बड़े लोगों के केसेस आते हैं जी, आपके ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स, जजेस, सबके केसेस हैं जी। तो वो OLX पर सोफ़ा बेच रही थी। अच्छा, उनको एक आर्मी वाले का CM की बेटी ने OLX पे सोफ़ा बेचा। अच्छा, समझदार समझ जाएंगे जी। उसके और सोफ़ा क्यों बेच रही थी, अभी तो नया सोफ़ा लेना था जी जी। तो एक आर्मी वाले का मैसेज आया कि मैं आपका सोफ़ा खरीदना चाहता हूँ, मैं अभी यहाँ ट्रांसफ़र लिया है और आपका सोफ़ा बड़ा अच्छा है और मैं आपको ऐसा करता हूँ, एडवांस पेमेंट कर देता हूँ। नहीं, सोफ़ा देख ले। नहीं, मैं तो 10,000 रुपये अभी आपको दे देता हूँ और 10,000 कल मैं आपको दे दूँगा, और 10,000 तो अभी आप ले ही लीजिए, और 10,000 मैं आपको UPI के थ्रू दे देता हूँ। तो UPI में आप कोई पेटीएम यूज़ करते हैं तो फ़ोन में तो आपके पास हो गई, तो 10,000 मैं आपको देता हूँ, 10,000 मैं आपको पेटीएम कर रहा हूँ। 10,000 वो 10 बार बोलेगा, वो एक बार भी बोल सकता था। पर आपने देखा मैंने 10 बार क्यों बोला, क्योंकि हमारे दिमाग की एक कमजोरी है कि जब मैं कोई चीज़ रिपीट करता हूँ ना तो आपका दिमाग वहाँ अटक जाता है। अच्छा। और आप बाकी चीज़ें इग्नोर करना शुरू कर देते हो। यदि आप मैजिशियन को भी बोलोगे तो वो एक जो अबराकडाबरा जो बार बार इसलिए बोलता है क्योंकि आपका फोकस उधर हो जाए जहाँ करना चाहता है, और यहाँ वो पैर से जादू कर देगा, उधर आपका फोकस जाए नहीं। यही टेक्निक क्रिमिनल यूज़ करता है। तो 10,000 उसने इतनी बार बोला, आपका दिमाग इस पर अटक गया कि 10,000 आ रहा है। उसने लिंक भेजा, आपने क्लिक किया, आपके 10,000 चले गए। इन्होंने कॉल बैक किया, यार क्या कर रहे हो, आई लॉस्ट 10,000, यू वर सपोज्ड टू गिव मी 10,000। बिल्कुल वो कूल काम होकर आपसे बात करेगा। ये दूसरा ट्रिक होती है, जब व्यक्ति शांत होकर आपसे बात कर रहा है फिर वह झूठ भी बोलेगा ना, तब भी आप उस पर भरोसा कर लेते हो। और जो गुस्से में बात कर रहा है और वो सच भी बोल रहा है तो आपका दिमाग उसे स्वीकार नहीं करता। इनकी ट्रेनिंग ऐसे होती है। तो बोल वो मैम, आई एम सो सॉरी, आई एम सो अपोलोजेटिक, आई एम वेरी एम्बैरेस्ड, एंड अब मैं तो आर्मी वाला होकर एक गलती कैसे कर सकता हूँ, आई हैव टेकन योर मनी, हाउ कुड आई डू दिस, आई एम सो सॉरी। मैं एक काम करता हूँ, आपको 20,000 रुपीज़ दे देता हूँ, 10,000 विच आई एम सपोज टू गिव यू, 10,000 जो मैंने गलती से आपसे ले लिया। सो हियर इट इज़ मैम 20,000 रुपीज़ लिंक, 20,000 आपके अकाउंट में आ जाएगा, 20,000 पे आप क्लिक कर दीजिए, 10,000 मैं आपको कल दे दूँगा, 20,000 तो आप ले ही लीजिए, तो 20,000 ये रहा, तो 20,000 के लिए लिंक करा, उन्होंने क्लिक किया, 20,000 चले गया। एक बार 10 गया, एक बार कॉल बैक, क्या कर रहे हो यार, आई लॉस्ट 30,000। अब पीछे से बच्चे की रोने की आवाज आएगी, बिल्कुल कूल, ओह मैम माय किड वाज नॉट वेल, शी वाज क्राइंग एंड आई गॉट डिस्टर्ब्ड अगेन क्रिएटेड रॉन्ग लिंक, हाउ कैन आई डू दिस मिस्टेक अगेन एंड अगेन, आई एम सो सॉरी मैम। फिर अपोलोजेटिक, एक काम करता हूँ मैं आपको ना फुल पेमेंट कर देता हूँ, 30,000 जो मैंने आपसे ले लिया, 20,000 जो मुझे आपको देना था, 50,000 का लिंक भेज रहा हूँ मैं आपको, 50,000 अकाउंट में आ जाएगा, 50,000 पे क्लिक कर दीजिए, 50,000 आ जाएगा, 50,000 पे क्लिक किया तो 50,000 चला गया। लोगों को तब रियलाइज होता है जब 1,00,000 1.5 लाख निकल जाता है कि मैं कर क्या रहा हूँ 20,000 के सोफे के लिए। अब इस पूरे प्रोसेस में गलती कहाँ हुई, सोचिए कि आप 10,000 20,000 में अटक गए और आपने लिंक पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, आप बिल्कुल बेसिक सी मिस्टेक है, और यदि ये किसी ने समझ ली उसके संग गारंटी दे रहा हूँ मैं 70% साइबर क्राइम नहीं होगा, होगा ही नहीं। इतनी सी इग्नोरेंस है जो आपने हमेशा फंस जाते हो वहाँ पे ना। फाइनेंशियल सिस्टम का एक बेसिक थंब रूल है कि यदि आपको पैसा आ रहा है तो आपने कुछ नहीं करना,
आपने कुछ करने नहीं है जी। हाँ, मैं आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल सकता हूँ यूपीआई से, बिकॉज आई नो योर नंबर विदाउट आस्किंग यू। मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कुछ किए जा रहे हो? अब आप गौर से सारे केसेस देखिए जो आपको रिपोर्ट होते हैं जी, कि मैं इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दीजिए। आपको पैसा आ रहा था और उस लालच में आपने कुछ एक्शन लिया। यदि पैसा आपको आना है तो आप कुछ कर ही क्यों रहे हो? उसी को भाई डाल दे पैसा, ये रखा मेरा फोन, मैं खुद क्यों कुछ करूं? आपको बस एक मैसेज आए कि क्रेडिटेड, आपने तो कुछ करना ही नहीं है ना। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। तो चूंकि उस समय मेरा रेड एफएम पे शो आता था आरजे रौनक के संग, तो मैंने उसको बिठाया जी, मैंने उसको लिंक भेजा, उसने क्लिक किया, उसके 200 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए जो मैंने आज तक नहीं लौटाए। और मैंने एक वीडियो बनाया जी, मैंने कहा देखिए जो लिंक क्लिक करेगा उसके पैसे जाएंगे। यदि पैसा आना है तो आपने कुछ नहीं करना है। मैंने कुछ नहीं किया जी। तो यदि कोई भी आपको बोल रहा है कि आपका रेंट दे रहा हूँ या आपको डिविडेंड आ रहा है या आपकी लॉटरी लग गई है, तो डाल दे भाई पैसा, मैं खुद कुछ क्यों करूँ? बिल्कुल सही बात है, सिंपल सा लॉजिक है। आपके 70% क्राइम आपके संग नहीं होगा। वीडियो बना के मैंने वायरल कर दिया पूरे जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी ऑफिसर, सोसाइटी में। अगले हफ्ते मेरी सोसाइटी से मेरे एक दोस्त का कॉल आ गया जो एक कंपनी के CEO है। अमित जी क्या हुआ? 45,000 चले गए। कैसे? OLX फ्रॉड। मैंने कहा यार कमाल करते हो तुम्हें मैंने वीडियो बना के भेजा था। बोला मैंने पूरा वीडियो देखा तुम्हारा। तुमने कहा पैसे कैसे चले गए? बोले तुमने जो जो कहा था वही किया मैंने। मैंने कहा यार ऐसा क्या कर दिया तुमने, पैसे कैसे गए? बोले तुमने कहा था लिंक क्लिक मत करना, मैंने लिंक क्लिक नहीं किया। तुमने कहा पैसे कैसे गए? बोले यार उसने QR कोड भेजा था। आप समझ रहे हो? मैंने चिल्ला के बोला कि कुछ नहीं करना मतलब कुछ नहीं करना जी। उसने लिंक से सिर्फ QR कोड पर शिफ्ट किया और लोग QR कोड स्कैन करके लुटना शुरू हो गए जी। तो ये दिमाग हमारा ऐसा है, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी के संग भी होगा। अब बचना कैसे है? क्योंकि हर एज के लिए अलग तरह के चैलेंजेस हैं जी, और वो अटैक वेक्टर भी उनकी एज ग्रुप के हिसाब से तैयार होते हैं। बच्चों के लिए वो गेम्स के थ्रू घुसेंगे जी। जितने गेम आजकल आ रहे हैं उसमें मल्टीप्लेयर गेम्स हैं जो उसमें 30-40% क्रिमिनल्स खेल रहे होते हैं वो गेम जी। आप अपने बच्चे को अभी रोड पर किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करने देंगे जी, पर गेम में वो पता नहीं कितने लोगों से बात कर रहा है और उन पर भरोसा भी कर रहा है। वो उसको लिंक भेजते हैं, वो क्लिक भी कर देता है, कुछ इंस्टॉल भी कर देता है, उनकी रिकमेंडेशन भी सुन लेता है जी। हाउ कैन यू डू दिस जी? तो जीरो ट्रस्ट तो हर जगह चलेगा ना। वहाँ तो प्लेटफॉर्म ही इसलिए यूज हो रहा है। इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट आए और लोग लुटना शुरू हो गए, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दीजिए पैसा डबल हो जाएगा। अरे तुम्हें कैसे पता कि वो बंदा वही है? देयर इज नो वेरिफिकेशन प्रोसेस। सो द पॉइंट इज जीरो ट्रस्ट। और यदि टेक्निकली एक सोल्यूशन है तो मैं एक एप्लीकेशन हमेशा रिकमेंड करता हूँ जो बहुत बहुत हेल्पफुल है। मोबी आर्मर करके ऐप है जो आपको जो करंट कंटेम्प्रेरी अटैक वेक्टर्स हैं उनसे बचा लेगी। उसमें QR कोड स्कैनिंग फैसिलिटी है, लिंक स्कैनिंग फैसिलिटी है, ऐप स्कैनिंग फैसिलिटी है, वाईफाई स्कैनिंग फैसिलिटी है, OTP सिक्योरिटी है जी। ये जो मेजर तरह के वल्नरेबिलिटी है इनसे क्राइम होता है। कोई भी लिंक आए आपको, चाहे मैसेज पे आ जाए या आपने खुद गूगल पे सर्च किया कि आप कहीं होटल बुक कर रहे हैं, क्रूज बुक कर रहे हैं, आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये ऑथेंटिक है, क्लोन नहीं है, मैं इसमें पैसा डालने से पहले वेरीफाई कैसे करूं? तो उस लिंक को आप मोबी आर्मर से स्कैन कर लें, वो बता देगा ये क्लोन तो नहीं है, सेफ है, अनसेफ है, कब स्टार्ट हुआ था, इसका ओनर कौन है, कहाँ होस्टेड है, एंड रेड ग्रीन करके क्लैरिटी जी। तो मतलब जैसे आपने मुझे पहले भी बताया था कि रेस्टोरेंट में अगर आप स्कैन कर रहे हैं या वाईफाई के लिए कर रहे हैं बच्चा, तो इस ऐप से आपको मदद मिलेगी। तो एक और आखिरी मैं आपसे ब्रीफिंग चाहती हूँ कि जिस तरीके से जैसे आपने बोला कि जो हैकर्स हैं वो टेक्निकली तो बहुत स्ट्रांग है और वो आपकी साइकोलॉजी समझते हैं, है ना? तो इतने ब्रिलियंट माइंड से जब लड़ने की बात आती है तो आपको बहुत ही मामूली बातें समझना चाहिए। आप उनकी तरह बराबरी तो मुझे नहीं लगता है कि आप कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें मैं डिफर करूँगा जी। वो मामूली ही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं। देखिए दो तरह के साइबर क्राइम होते हैं। एक होता है जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है कि किसी देश ने आप पे अटैक किया और आपके एजेंसीज को हैक कर लिया या एम्स को हैक कर लिया या DRDO को हैक कर लिया, वो अलग। उधर तो पैसा इतना पंप हो रहा है, पर जिससे हम और आप प्रभावित हैं वो लोग उतना टेक से भी नहीं है, वो लोग इंजीनियर्स नहीं है, वो 15, 16, 17 साल के बच्चे हैं मोस्टली जिनको हम अरेस्ट करते हैं और वो बहुत बेसिक्स यूज़ करते हैं। अच्छा। प्रॉब्लम यही है कि हम बेसिक्स भूल जाते हैं और तभी क्राइम होता है हमारे साथ। तो हम चीज़ों को कॉम्प्लेक्स किए चले जाते हैं कि हम फायरवॉल लगा लिए, राउटर्स लगा लिए, गेटवे लगा लिए, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, और फिर ट्विटर को एक 17 साल का बच्चा हैक कर लेता है।
जिसका एनुअल सिक्योरिटी बजट $200 मिलियन है। तो फिर हमने कहा यार ये तो स्टैनफोर्ड और MIT के लोग सिक्योर कर रहे थे इसको। जैसे आप बता रहे थे ना, कितने ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ऑफिसर, इवन जजेस, सबके साथ, CM की बेटी का आपने एग्जाम्पल। क्योंकि क्रिमिनल्स आर नॉट रीचिंग you through your devices. Criminals are reaching to your devices through you. Yeah, that is ये इतना सा सिंपल समझ में आ जाएगा तो आप बच जाएंगे। जी। और अगर चले गए पैसे तो फिर आप तुरंत जो आपने बताया उस नंबर पे 1930 पर कॉल करें जी, cybercrime.gov.in पर एक बैंक को ईमेल कर दें, तुरंत डिस्प्यूट रेज करें कि पैसा मेरे अकाउंट से निकला जी, तो आपके पैसे वापस आ जाएंगे। जी, मुझे लगता है कि तमाम इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी, मगर इसका कोई अंत नहीं है। हमें आपके साथ भी अपग्रेड होना पड़ेगा, बार बार आपको बुलाना पड़ेगा और दर्शकों को बताना पड़ेगा। तो TV9 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू TV9, थैंक यू।